तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी भेजें। ठीक है, शुरू करते हैं और देखते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न क्या है। पहला स्क्रीन पर आपकी ये रहा पहला प्रश्न, यहीं से छोड़ा था वहीं शुरू करूंगा। 12 गाय मिलकर 7 दिनों में 756 किलोग्राम घास खाती है। 15 गाय मिलकर 10 दिन में कितने किलोग्राम घास खाएंगी, ये आपको बताना। मैं अच्छा हूं और आप कैसे हैं। सवाल बहुत सिंपल सा है। 12 cows together ate 756 kg of grass in 7 days. How many kilograms of grass will eat 15 cows combined in 20 days? और ये आपको पता है, कुछ कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ आदमी मिलकर 7 दिनों में इतना काम खत्म कर देते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा है ना। यानी आपको याद आया होगा अपना मसाला MDH, MDH है ना, और W इसमें नीचे लगा देते हैं तो क्या होता है M1D1H1 M2W2H2। तो यहां पर आपको वर्क दिया है, आर्स नहीं दिए हैं, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा M1D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2 अपॉन W2। जहां पर M मीन्स मैन होते लेकिन ये तो गाय है, तो गाय की जगह 12, M की जगह D1 कितने थे 7 डेज थे। कितना कारण था 756 और M2 कितना था 15 गाय। उसने बोला कितने किलोग्राम घास खाएंगी 10 डेज में, हाउ मच किलोग्राम ऑफ ग्रास दे विल ईट। राधे राधे। तो मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, यहां लिख देता हूं x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 756 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाई 7। 7 एकम 7, 7 8 6 और 12 निम्मा 108, 15 निम्मा 135। राइट ऑप्शन कितना हुआ 1350 किलोग्राम घास वो खा लेंगे। आप लोग भी अपना आंसर देकर है। एग्जाम को लेकर टेंशन में नहीं होना है आलम जी। अगर आप एग्जाम को लेकर टेंशन डिप्रेशन में आ जाएंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सबसे जरूरी बात है आपको सोचना बहुत कम है, करना ज्यादा है। ज्यादा सोचोगे तो प्रॉब्लम में आओगे। तो डोंट थिंक सो अबाउट दैट योर एग्जाम विल बी पास और फेल, क्योंकि आपको सिर्फ अपना बेस्ट करना है, वो अपना बेटर हो जाएगा। एक और सवाल, 10,000 रुपए लागत की एक वस्तु पर 50% की एक मात्र छूट, उस पर 40% तथा 10% की दो क्रमिक छूटों में से कितनी बेहतर है। और आपने अगर कल देखा होगा यूके टेट का एग्जाम हुआ था, उत्तराखंड टेट का, तो वहां पर सारे क्वेश्चन वो आए हैं जो मैंने कराए हुए हैं। तो आप चिंता ना करें बिल्कुल भी, आपको सभी क्वेश्चन लगभग मैं करा चुका हूं, तो आपको सारे क्वेश्चन वही मिलेंगे एग्जाम में, बस थोड़ा सा डिजिट चेंज हो सकता है। 400 रुपए, 1,000 रुपए, 500 रुपए या 60 रुपए। अब देखो 10,000 रुपए की लागत पर कोई वस्तु 50% की एक मात्र छूट, उसने बोला उस पर 40 तथा 10% की दो क्रमिक छूटों से कितनी ज्यादा बेहतर है, कितनी ज्यादा है कम है, आपको ये निकालना है। और आपको तो पता है अगर दो क्रमिक छूट, दो कॉन्जुगेटिव छूट या फिर दो कॉन्जुगेटिव प्रॉफिट और लॉस दिए जाते हैं तो हमें पता है ना, हम लगाते हैं इफेक्टिव परसेंटेज, है ना। तो एक कितना है, क्योंकि ये छूट है, डिस्काउंट जब भी होगा वो नेगेटिव होगा, घाटा नुकसान डिस्काउंट सब क्या लेस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो माइनस का 40, माइनस का 10 प्लस, जब माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा 40 गुना 10/100, यानी माइनस का 50 प्लस का 4, इट विल गिव यू 46। तो यानी -46 का मतलब क्या है, दैट इज छूट। तो यानी अगर वो 50% की छूट लेते हो और तो 40 और 10% की क्रमागत छूट लेते हो तो इन इसका 46% टोटल छूट आएगा। यानी इन दोनों से जो क्रमागत हुई है वो 46% है और एक 50% है, तो कितनी बेहतर है। तो आपने कहा 50 में से 46 गए तो 4% बेहतर है। अब 4% को तो रुपए में निकालना था क्योंकि उसने रुपए में बोला है। तो भाई 10,000 का 4% कितना, आपने कहा 400 रुपए। 10,000 का 4% 400 रुपए होगा ना, तो यानी 400 रुपए बेहतर है। राइट ऑप्शन ए। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने जवाब दिया, दैट्स वेरी नाइस। अच्छे से सवाल समझें, अच्छे से करें, इट विल बी
बेटर एंड इट वुड बी ग्रेट फॉर यू अगर आप अच्छे से सवालों को समझ कर करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर रखते हैं और देखते हैं एक और नया प्रश्न क्या आपसे कहता है। ओके, वन मोर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखते हैं इसका जवाब क्या मिलेगा। एक व्यक्ति क्रम से 6, 10 तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः 10%, 12% और 15% वार्षिक दर पर धन लगाता है। यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले तो इन मूलधनों का अनुपात क्या है, ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं आपका जवाब किस प्रकार से प्रभावित करता है हमें सवालों को। ओके, तो स्टार्ट हो चुकी है कहानी, जल्दी से आंसर दीजिएगा। गुड इवनिंग आलोक जी। तो देखते हैं जल्दी से कौन आंसर देगा। एक व्यक्ति क्रम से 6, 10 और 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर पर, यानी 6 वर्ष के लिए 10% पर, 10 वर्ष के लिए 12% पर और 12 वर्ष के लिए 15% पर धन लगाता है। उसने बोला है कि 3 वर्ष के बाद प्रत्येक स्कीम से अगर उसे बराबर इंटरेस्ट मिले तो इन मूलधनों का अनुपात क्या होगा। बी ऑप्शन सबसे ज्यादा मिला, 3, 4, 6, ये किसने दिया है, दैट्स वेरी गुड। देखते हैं जवाब आपका क्या मिलता है, आपने कहा है तो यहाँ पर आपका जवाब मिल रहा है। चलो समझने की कोशिश करते हैं जिससे कि आपको मैं पहले बेसिक समझा दूं फिर मैं शॉर्टकट भी कराऊंगा। देखो, अगर मैं बात करूं कि मानना हो प्रिंसिपल जो है P1, पहला प्रिंसिपल P1 है, ठीक है ना, दैट इज P1, यानी उसमें पहला वाला प्रिंसिपल P1 था, दूसरा P2 था, तीसरा P3 था। अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई पहले वाले पर ब्याज कितना मिला, मैंने कहा इंटरेस्ट पर, तो आपने कहा मूलधन था P1 मल्टीप्लाई बाई समय इनटू दर बटा 100, तो पहले से ब्याज ये निकलेगा, आपने कहा बिल्कुल निकलेगा। दूसरे से बोले, दूसरे वाले से इंटरेस्ट कितना मिला, इस वाले से, तो आपने कहा P2 इसका ये हुआ 10 वर्ष हुए, दर हुई 12/100। तीसरे से कितना निकलेगा, आपने कहा I3 भी निकाल लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, आपने कहा तीसरा था P3, यहां पर था 12 वर्ष 15% की दर बटा 100। अब उसने एक बात कही कि तीनों इंटरेस्ट बराबर हैं, ऑल थ्री जितने भी आपके सामने दिए वो बराबर है। अब बराबर है तो क्या करें, आपने कहा ओके, तो यानी I1 I2 I3 बराबर, सबको बराबर रख दो, उसका मतलब क्या हुआ P1 इंटू 60/100 किसके बराबर है, P2 इंटू 120/100 किसके बराबर है, आपने कहा P3 मल्टीप्लाई बाई 60/100, ये तो बराबर है, यानी तीनों वैल्यूज आपके सामने बराबर रखी हुई हैं। अब क्या करें भाई, जब तीनों में बराबर है 100, तो 100 तो आप रिमूव कर सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तीनों बराबर है। तो आपने कहा रिमूव कर दो, तो अगर मैं P1 P2 P3 यहां से रिमूव कर देता हूं तो व्हाट यू विल गेट लुक लाइक दिस। तो अगर मैं देखूं आपसे तो क्या मिलेगा, आपने कहा कि सर 100 हमने यहां से हटा दिया और 60 से इसको डिवाइड कर दें। देखो पहले 100 हटाया क्योंकि 60 सभी में कॉमन है, तो 60 एकम 60, 60 दूनी 120 और 180 और 6 3 18, तो ये कितना बना, P1 इज इक्वल टू 2P2 इज इक्वल टू 3P3। ये आपके सामने टोटल इनका रेशो आया। अब आपको तो पता है कि रेशो कैसे निकलेगा, अब इनके नीचे कुछ होगा तभी तो रेशो निकलेगा। तो मैंने क्या काम किया, मैंने इसको लिखा P1/1, इसको मैंने लिखा P2/1/2, इसको लिखा मैंने P3/1/3। क्यों, क्योंकि जब इक्वल वैल्यूज होती है तो रेशो का नीचे आ जाता है। तो यानी क्या हुआ, रेशो क्या बना 1 1/2 और 1/3, तो इनका रेशो क्या है 1 रेशो 1/2 रेशो 1/3। लेकिन ये रेशो तो ऐसा होता नहीं है, तो गलत लिखा है क्योंकि भिन्नात्मक तो कभी रेशो होगा ही नहीं। तो आपने 6 इसका एलसीएम लिया, तो 6 2 3 6 और 3 दूनी 6, तो राइट ऑप्शन 6 3 2 होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है 6 3 2, राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो समझ में आया कैसे किया है, सभी लोगों को क्लियर हो गया कैसे किया है, हाँ कि ना, क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप इसको शॉर्ट में भी कर सकते थे, टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, देखो अगर मैं इंटरेस्ट की बात करता हूं, ये समझ में आ गया ना सबको, वेरी गुड, ये सबको समझ में आ गया है।
अगर मैं इंटरेस्ट की बात करता शॉर्टकट देखो तो पहले साल में पहले वाले से कितना ब्याज मिला, आपने कहा 6 गुना 10, भाई 6 साल के लिए दिया और 10% ब्याज मिला, तो आप इसको 60%, दूसरे वाले को 10 120%, तीसरे वाले को 180। आप क्या करते तो ये 1:2:3 में आ जाता, क्योंकि ये प्रिंसिपल के नीचे तो P1 P2 यहाँ 3 करना पड़ता, तब भी वही बात थी। ठीक है, बात समझ में आ गई है। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। होप सो आपको समझ में आया होगा। एक और सवाल, बहुलक माध्यिक तथा समांतर माध्यम में कौन सा संबंध सही हो सकता है, इनमें से विच रिलेशन बिटवीन मोड मीडियन एंड मीन इज करेक्ट। मीडियन ग्रेटर देन, ओके, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन, मैं लिख देता हूं नहीं तो ये इस पर इनमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। दूसरा, मीन ग्रेटर देन मोड ग्रेटर देन मीडियन। मीन लेस देन मोड लेस देन मीडियन। ये चौथा ऑप्शन है, मोड इज लेस देन मीन इज लेस देन मीडियन। दीज आर 4। तो यानी कुल मिलाकर ये अगर एक ही चीज का यानी एक ही डेटा का आप मीन मोड मीडियन निकालते हैं तो इनमें से सबसे जो उचित रिलेशन है वो कौन सा होगा ये बताना है। देखते हैं इनमें कौन सा रिलेशन सही है। और यहाँ पर बहुत तेजी से सब लोगों ने अपने आंसर्स को बढ़ाया है और जवाब देने की पूरी कोशिश की और आपने कहा है ओके, और जो आपने कहा है मैं कैसे इनकार कर सकता हूं, बिल्कुल सही जवाब है आपका, राइट ऑप्शन है ये वाला। अगर किसी सेम सीरीज में आप डेटा का मीन निकालते हैं वो सबसे ज्यादा आता है, मीडियन उससे कम आता है और मोड उससे भी कम आता है, क्योंकि मोड जो होता है वो रिपीटेशन ऑफ नंबर होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मीडियन मिड वाला वैल्यू होता है और मीन सभी वैल्यूज को जोड़ करके उनसे डिवाइड करना होता है। अगर किसी कोई सीरीज आपकी एपी में यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है, तो उसमें मीन और मीडियन बराबर होते हैं। बिल्कुल सही जवाब था, राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए, एकदम करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं। एक और सवाल, घनों को परस्पर जोड़कर ठोस घनाभ बनाया गया है। चलो भैया इसको भी देख लेते हैं क्या बनाया गया है। ठीक है ना, तो एक दो घनाभों को जोड़कर एक ठोस वाले 24 घनों को जोड़कर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है। यदि इस घनाभ के आधार का परिमाप 12 सेंटीमीटर हो तो घनाभ की ऊंचाई क्या होगी। तो देख लेते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। ओके, प्रश्न आपके सामने है। बी 2 सेंटीमीटर, ये एलबीएच सेंटीमीटर वाले हैं, इसको एलबीएच लिख लो यानी सेंटीमीटर मिस है। तो देखो अगर हम बात करते हैं तो घनाभ की ऊंचाई कितनी होगी। अब देखो उसने बोला है 24 घनों को परस्पर जोड़कर ठोस घनाभ बनाया गया। अब चाहे 1 सेंटीमीटर मानने वालों के ये एक है, चलो 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 24 घनों को परस्पर जोड़ करके एक ठोस घनाभ बनाया जाता है। अब जब 24 घनों को जोड़ा गया तो उनका वॉल्यूम क्या हो गया, आपने कहा LBH इज इक्वल टू 24, LBH 24 हो गया। उसने बोला इसके आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 2 × L+B बराबर 12, नहीं आपने कहा L+B इज इक्वल टू 6। लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़ेंगे तो 6 है और गुणा करेंगे तो 24 है। तो अब यहां पर आपको देखना है, यहां पर थोड़ा सा दिमाग करना है। अब घनों की संख्या अगर आपको देखनी है तो मैं इसमें देखूं L इज इक्वल टू 4, B इज इक्वल टू 2, अगर मैं पुट करता हूं तो व्हाट यू विल गेट 4 2। हाँ बिल्कुल, मैंने L+B से एक रिलेशन निकाला कि 4 और 2, यानी इसमें आप बना सकते हैं कॉम्बिनेशन 1 5 भी बना सकते हैं।
2 4 भी बना सकते हैं, इट्स योर चॉइस। तो मैंने LBH अगर देखे तो हमारा वैल्यू क्या बनेगा, L4 2, 4 दूनी 8, तो H बराबर 24/8, तो यह 24, तो इससे 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई आनी चाहिए। अगर आप इसको 1 5 मानते हैं, क्योंकि वॉल्यूम 24 है वो पूरा पूरा कटना चाहिए, तो 1 और 5 मानते तो 5 24 से नहीं कटता। ऐसे ही अगर आप 4, बात समझ में आ रही, 4 चलेंगे तो 16 से भी नहीं कटता। मुझे तो ऐसा कॉम्बिनेशन लेना जो पूरा पूरा कट जाए, जैसे 4 दूनी 8, 8 से 24 कट जाएगा, इसी वजह, क्योंकि घनाभ पूरा पूरा करना चाहिए, दैट इज द आंसर। सो राइट ऑप्शन इज 3, दैट इज 3 सेंटीमीटर। समझ में आया? क्योंकि आप लेने को तो 1 5 भी ले सकते हैं, 1 और 5, क्योंकि 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, लेकिन क्योंकि जब इस 1 5 की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो 5 एकम 5, 24 5 से नहीं कटता, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। क्लियर है? इसलिए हमने 4 और 2 लिया, 2 या 4 लिया, क्योंकि लंबाई बड़ी होती है, 4 2 लिया, इसलिए हमने इसको लिया, क्योंकि ये 24 पूरा पूरा कटना चाहिए, ऐसी वैल्यू आपको लेनी है। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। एक और, एक बर्तन में 25 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 5 लीटर पेट्रोल की हानि हुई, बर्तन में कितने प्रतिशत पेट्रोल रह गया? 80%, 68%, 82% या 85%? तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। एक बर्तन था, उस बर्तन में 25 लीटर पेट्रोल था, उसमें रिसाव हो गया, लीकेज हो गया, और लीक इसके कारण रिजल्ट क्या निकला कि 5 लीटर पेट्रोल निकल गया, बह गया। तो बर्तन में अभी कितना पेट्रोल बाकी है? अब देखो, टोटल 25 लीटर पेट्रोल था, 25 में से 5 निकल गया, तो कितना बचा? 20। 20 लीटर पेट्रोल बर्तन में, कितने में से? 25 में से। और परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 100 की गुणा करते हैं, 25 चौका 100, यानी 20 चौक 80% अभी बर्तन में ही पड़ा होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, बात समझ में आ गई है? क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? ए 80%, बहुत बढ़िया, आपने कहा सही कहा, आपने 80% ही सही जवाब। आप लोगों का भी 80% जवाब आ रहा है, दैट्स वेरी नाइस। तो चलो एक सवाल और लेते हैं और बात करते हैं एक और प्रश्न की। आपके स्क्रीन पर 5 तथा -5 मूलों वाला द्विघात समीकरण है। ओ माय गॉड, इसको तो शायद आप परेशान करोगे। 2 मूल हैं, हालांकि सवाल इस तरह का अभी टेट में आया हुआ है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन है कि यहाँ पर 5 और -5 2 मूल हैं, आपको बताना है कि इन दोनों मूलों के द्वारा जो समीकरण बनेगी वो कौन सी बनेगी। ऑप्शंस आर x³ + 5 = 0, x³ - 5 = 0, x³ + 5 = 0, x³ + 25 = 0, या x + 5 = 0। तो देखते हैं आपका जवाब हमें क्या मिलता है। लेट्स सी। क्यूब तो आएगा, द्विघात, इसको स्क्वायर कर लो भाई सब लोग, माफ करना, ये स्क्वायर है, क्योंकि क्यूब तो करना ही नहीं है, क्यूब इक्वेशन द्विघात है, तो स्क्वायर ही आना चाहिए। तो देखो, शायद आपको याद हो मूलों का जो समीकरण है वो कैसे बनाते हैं। 5 एक मूल है और -1 5 मूल है, तो शायद आपको याद हो कि अगर मैं निकालूं ax² + bx + c, ये द्विघात समीकरण होती है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, है ना? इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं इसमें बात करता हूं तो इसमें अल्फा और बीटा दो इसके रूट होते हैं, ax² + bx + c = 0, अल्फा बीटा, दे आर 2 रूट्स। और ये अल्फा बीटा रूट्स क्या होते हैं? अगर मैं अल्फा की बात करता हूं, इट ऑलवेज बी -b/a, और हम बीटा की बात करते हैं तो बीटा मूलों का योग जो होता है, इन दोनों को जोड़ें, अल्फा + बीटा, और दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल गिव यू c/a। तो ये दो इक्वेशन भी होती हैं। तो लेकिन यहाँ मुझे अल्फा बीटा दिया हुआ है, तो मैंने अल्फा बीटा सीधा निकाला। तो अल्फा प्लस बीटा करूं, अगर ये अल्फा और ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा दोनों मूलों को जोड़ा तो 5 - 5 = 0। अगर मैं बात करता हूं अल्फा बीटा की, तो इट विल गिव यू व्हाट, आपने कहा 5 × -5, दैट इज 25। तो अब आपको अल्फा बीटा पता लग गया। अब द्विघात समीकरण क्या होती है मैं उसको लिख देता हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। अगर किसी भी रूट से आप इक्वेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं तो यही बनेगा, a मींस x², तो ये x² तो फिक्स है क्योंकि द्विघात समीकरण है। उसके बाद आता है माइनस, क्योंकि -b/a था, माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस का अल्फा बीटा इंटू अल्फा बीटा इज ओके, क्योंकि सी आता है लास्ट में। इज इट क्लियर? पुट कर दो,
तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा तो 0 था, 0x, और अल्फा बीटा कितना था आपने कहा कि सर माइनस का 25। ये क्या हुआ, ये 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपके सामने द्विघात आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें है, इसमें से है ही नहीं कोई सी है, इसको माइनस कर दो तो ऑप्शन नंबर सी। ए नहीं होगा, 5 नहीं आएगा, इट्स 25। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0 इज द राइट इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन, अगर उसकी दो मूल हैं। तो अभी एक सवाल आप लोग करेंगे, अगर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं जल्दी से नोट करिएगा। अगर 5 मैंने -5 बताया, तो आपको बताना है कि 4 कोमा माइनस का 3 मूलों से बनने वाली द्विघात समीकरण कौन सी होगी, इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। एक पुस्तकालय में रविवार को औसत 510 और अन्य दिनों में 240 आगंतुक आते हैं। आगंतुक मींस विजिटर्स। रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के माह में प्रतिदिन आगंतुक, जो आगंतुक हैं, की औसत संख्या बताओ। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। A library receive an average of 510 visitors on Sunday and 240 visitors on other days. State the average number of visitors per day in a 30 days month. 30 माह का 30 दिन का वो माह है, उसमें जो आगंतुक आ रहे हैं उनकी औसत संख्या क्या होगी। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। पुस्तकालय में रविवार को औसत 510 और अन्य दोनों में 240 आगंतुक आते हैं, और रविवार को शुरू हो रहा है, यानी पहला दिन संडे है, उस मंथ का पहला दिन संडे है। और यहां पर जवाब की बरसात मुझे लगा होने लगेगी और आप आसानी से बताएंगे मुझे क्या मिलेगा। देखो समझने की कोशिश करना, मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। आसान है, आराम से कर सकते हैं अगर थोड़ा सा लगाएंगे दिमाग। देखो अगर पहला दिन संडे है पहली तारीख को, तो भाई 8 तारीख को भी संडे होगा, 8 15 तारीख को भी संडे होगा, 22 तारीख को भी संडे होगा, 29 तारीख को भी संडे होगा, और 7 दिन बाद वही दिन आता है ना। तो उस पूरे 30 दिन के महीने में 5 संडे हैं। तो 5 संडे में कितने लोग आए, आपने कहा सर 5 गुणा 510, टोटल विजिटर आए 5 गुणा 510, सॉरी हाँ रविवार को, तो मैंने 510 की गुणा कर दी इसमें, तो टोटल विजिटर मुझे कितने मिले 0 5 25 तो 50। तो टोटल विजिटर संडे संडे में इतने आते हैं। ओके, उसने बोला ओके, और अन्य दिनों में 240 आते हैं। तो भाई अगर पूरे 30 दिनों में से 5 संडे कट गए तो कितने दिन बचे, 30 में से 5 संडे निकाल दो, आपने कहा 25 दिन बचे, और 25 दिनों में जो कितने आते हैं 240, 240 की गुणा कर देते हैं, यू विल गेट 25 0 0 25 चौका 100, 10 25 दिन 50 60, 6000 बाकी दोनों में आते हैं। तो टोटल मिलाकर आपने देखा तो 2550 और 6000 टोटल कितने आए, आपने कहा 6000 प्लस 2550, इट गिव यू 8550 विजिटर। इस पूरे महीने में 30 दिन के महीने में कुल 8550 पर्यटक वहां पर पहुंचे। अब उसे बोले उनका एवरेज बताओ, तो 30 का डिवाइड तो करना है, 3 दूनी 6, 3 3 दूनी 6, 2 3 8 24, 3 5 15, 285 है उस पूरे महीने का एवरेज। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। पता नहीं भी कैसे बता रहे हैं आप कैसे कर रहे हैं इस सवाल को। तो बड़ा इजी सवाल है, देखो इसमें कैलेंडर भी इन्वॉल्व है, ऐसे सवाल आपको समझने चाहिए क्योंकि इसमें कैलेंडर भी इन्वॉल्व है। क्लियर है, 285 इज द राइट आंसर, नॉट ए नहीं होगा, 250 इज द रॉन्ग आंसर, राइट आंसर इज 285। क्लियर है, समझ में आया होगा। जिसको नहीं आया प्लीज कमेंट करके मुझे बता दे कि समझ में नहीं आया है, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। डी इज द राइट आंसर। ओके, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। इजी था भाई, भाई आपने संडे देखे, उस 30 दिन में संडे कितने पड़े, जबकि पहला दिन संडे ही था, तो 5 संडे आए, 5 संडों में कितने टोटल लव आए होंगे, तो आपने 5 की गुणा कर दी 510 में, तो संडे संडों में आए थे 5 2550। अब 30 दिन का महीने तक संडे का आपने हिसाब निकाल ली, तो संडे आपने कम कर दिए। अब नॉर्मल दिन कितने बचे, 240, 25 दिन में 240 की मल्टीप्लाई कर दी, 25 दिन बचे, तो 6000 ही आया। टोटल देखा पूरा महीने में विजिटर्स आए 8550, क्योंकि ये टोटल है, औसत कैसे निकालोगे, आप प्रतिदिन का 30 का डिवाइड कर दी, गेट द आंसर। एक और सवाल, क्वेश्चन है ट्राइंगल एबीसी का अंतः केंद्र है,
आई इसको ओ मान लेते, चलो ओ इज द एबीसी का अंतः केंद्र है यदि उसमें एंगल एबीसी 60 डिग्री है, एंगल बीसीए 80 डिग्री है, तो एंगल बीओसी का मान बताओ। चलो इसको आई मान लेते हैं, बीआईसी का मान बताओ। अंतः केंद्र यानी इसको बोलते हैं इन सेंटर। अब ये इन सेंटर क्या होता है, अंतः केंद्र इन सेंटर होता है। और शायद आपको मैंने पहले भी समझाया था प्रीवियस क्लास में कि 4 सेंटर होते हैं, इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर, यानी अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और हाँ केंद्रक। तो ये कुल मिलाकर 4 केंद्र होते हैं। अंतः केंद्र कब बनता है, शायद आपको याद हो, किसी भी ट्राइंगल में अंतः केंद्र कब बनता है, जब आप उसके कोणों का अर्धक करते हो। कोणों के अर्धक से, बाइसेक्टर से बना जो केंद्र होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, उसी को आप अंतः केंद्र कहते हैं। तो अब देखो यहाँ पर 3 कोण, तो ये हुआ फॉर एग्जांपल ए, ये हुआ बी और ये हुआ सी। उसने बोला है एंगल बी तो 60 डिग्री है, कोई प्रॉब्लम, मैं यहां बना देता हूं इसको। अब ये एंगल बी जो था, सपोज ये बी है, ये सी है, ये ए है, एंगल बी 60 डिग्री है और एंगल सी 80 डिग्री है। अब ये जब केंद्र बना, यहां से मैं दूसरे कलर में बना देता हूं जिससे कि आपको परेशानी ना हो। जब इसने इसको यहां से काटा, अर्धक किया, तो ये 30-30 का हो गया। जब इसने इसको यहां से काटा तो ये 40-40 का हो गया। अब उसने पूछा है ये आई है, इसका वैल्यू बता दो, तो शायद आप बता दे आसानी से। अब तो क्या देखें, क्योंकि अंतः केंद्र की प्रॉपर्टी क्या, कोणों का अर्धक, आंतरिक कोणों के अर्धक से बने प्रतिच्छेद बिंदु को ही अंतः केंद्र कहते हैं। यानी बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स नोन एज इंटरसेक्शन पॉइंट। क्लियर है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपके सामने। अब एक ट्राइंगल आपके सामने ऐसा बना जिसमें एक कोण 30 का था, एक 40 का था और इसका पूछा था। तो आप सभी जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के योग 180 होता है। 40 + 30 इसमें से घटा देंगे, ये डिग्री होगा, तो 180 माइनस का 70 इज इक्वल टू 110। तो ये 110 डिग्री आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही कहा आपने, समझ में आ गया होगा। तो थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप प्रॉपर्टी को समझ लेंगे देन दीज क्वेश्चन विल क्रिएट ए ह्यूज इंपैक्ट ऑन। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया है सवाल, आसान था। इट्स 110, 110 डिग्री। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 60 सेंटीमीटर लंबे, 40 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा वृत्त के केंद्र से 16 मीटर की दूरी पर है। वृत्त की त्रिज्या सेंटीमीटर में क्या है, देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। क्वेश्चन आपके सामने है। ओके लेट्स सी। 60 सेंटीमीटर लंबी और तो अब ठीक, 60 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा वृत्त के केंद्र से 16 मीटर की दूरी पर है। वृत्त की त्रिज्या बताओ क्या है। अब देखो उसको, देखो एक वृत्त है, उसकी जीवा है जो 60 सेंटीमीटर हाई, उसकी जो लंबाई है वो 60 सेंटीमीटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये आपके सामने एक चित्र आया, उसने बोला ये इसकी जीवा है जिसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर है। उसने बोला ये एक वृत्त का केंद्र है जिससे इसकी डिस्टेंस 16 मीटर है। रेडियस पूछा है, तो आप सभी जानते हैं जब केंद्र से किसी जीवा की लंबाई निकाली जाती है तो वो लंब होती है और वह उस जीवा को बाइसेक्ट करती है, 2 भागों में तोड़ती है। आपने कहा ओके, तो जब 2 भागों में तोड़ी तो 30 सेंटीमीटर की ये होगी और 30 की ये हो गई। अब उसने पूछा रेडियस, ये इसकी रेडियस है, तो इसका वैल्यू बता दो क्या है। तो शायद आपको ये समझ में आ जाए कुछ इस तरह से, ये तो बन रहा है ये ऐसे, इधर वाले से निकाल लो। ये क्या है, ये 16 है, ये 30 है। अब आपको बताओ इसमें क्या होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। वैसे इसको बताइए, अगर सेम रेशो से काटो, 2 से काटे तो 8 बनेगा, 15 बनेगा, 8 15 से 17 का बनता है। तो इस यानी 34 होनी चाहिए ये, अगर आपसे हम बात करें। ठीक है, नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। मैं पाइथागोरस से कर देता हूँ, ये तो मैंने अपना शॉर्टकट तरीका बताया। क्योंकि 16 30 के साथ 34 क्यों आया, क्योंकि अगर आप समान रेशो से भाग करते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई,
कर्ण को, तो वो ट्रिपलेट का रूप ले लेता है। 8 30 था तो मैंने देखा 2 से काटे तो 16, 30 था 2 से काटे तो 8 15, और 8 15 के साथ ट्रिपलेट 17 का बनता है। नहीं तो आप सीधा ऐसे करते, फॉर एग्जाम्पल ये ए बी सी है, तो क्या करेंगे, ए सी की लंबाई का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ए बी सी प्लस ए बी का स्क्वायर। कर दो इसको। बी सी कितना है आपने कहा 30 का स्क्वायर, ए बी कितना है 16 का स्क्वायर, इन दोनों का वर्ग। अगर आप ए सी निकालना चाहते हैं तो ये हुआ 30 900, ये हुआ 100 256, कितना हुआ 9 और 2 1156 का वर्गमूल निकालेंगे, दैट इज 30। राइट ऑप्शन 34, सी इज द राइट आंसर, दैट इज 34 इज द राइट आंसर, दिस ऑप्शन बी ऑप्शन। क्लियर है? तो ये सवाल आपके सामने, थोड़ा सा बस आपको टेक्निकली सोचना है, देन यू विल गेट द आंसर। इसमें कोई भी आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्लियर है? अच्छे सवाल हैं आज काफी, और इन प्रश्नों को करके पक्का आप यूपी नेट में जब जाएंगे तो ये मेरा मानना है कि आप पूरे एंथुसिज्म से भरे होंगे। अच्छा, बारिश बारिश है यहाँ तो, हल्की बूंद आई है, आप बंद है। चलिए, क्वेश्चन है, ए ने बी को 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3,000 रुपए 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दे दिए। उसने दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपए प्राप्त किए। वार्षिक दर क्या थी ब्याज की, ये आपको बताना है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपका जवाब मुझे जरूर मिलेगा और आसानी से मिलेगा। तो देखते हैं जवाब क्या है आप लोगों का। शायद आसानी से आप कर लें, मुश्किल तो नहीं होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप गलती भी नहीं करेंगे सवाल। चलिए भाई शुरू करते हैं सवाल और देखते हैं क्या मिलता है जवाब। सवाल आपके सामने है, तो ब्याज की दर आपको बतानी। आप, सवाल मुश्किल नहीं है, यू कैन डू इट इजीली। अगर आप चाहेंगे तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। अब समझते हैं, देखो, ए ने बी को 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए दिए। तो अगर मैं बात करूं, अब उसने क्या था, उसने दोनों से ब्याज के रूप में 2200 रुपए प्राप्त किए। यानी इस वाले से जो ब्याज मिला प्लस इस वाले से जो ब्याज मिला, उन दोनों का टोटल 2200 रुपए। तो आप कर सकते हैं, तो इससे कितना ब्याज मिला होगा 2 साल के लिए। आपने कहा मूलधन गुणा दर, पता नहीं क्या है, समय 2 वर्ष से दर नहीं पता थी, दर तो दोनों की बराबर है, बटे 100 प्लस इसकी बात करें तो ये 3,000 रुपए मूलधन था, मल्टीप्लाई बाई 4 साल के लिए, दर पता नहीं, अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना हुआ 2200 रुपए। ये तो होना चाहिए। तो आपने क्या देखा, आपने कहा 5 दूनी 10,000 आर प्लस 4 तिया 12,000 आर इज इक्वल टू 2200 मल्टीप्लाई, अब क्या हुआ 22,000 हो गया, तो आर निकालें, इज इक्वल टू 2200 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 22,000। जीरो जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 22,110 10%। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 10% उसकी दर होगी। इज इट क्लियर? आसान था, इसको भी आप समझ गए, बहुत बढ़िया। तो 10% की दर से आपको चीजें समझ में, दैट्स वेरी नाइस, कूल, बढ़िया जवाब देने की कोशिश आपने की और बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इस सवाल को किया भी। बहुत आसान तरीका था, ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी थी। आगे बढ़े, एक और सवाल की बात करते हैं फिर तो। चलिए, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। यदि एक समबाहु की भुजाओं की संख्या n है तो उसकी सममिति रेखाओं की संख्या किसके बराबर है? यदि एक समबाहु त्रिभुज, ये समबाहुभुज है, त्रिभुज हो चाहे वो चतुर्भुज हो चाहे पंचभुज हो षटभुज हो, कुछ भी हो सकता है, इसको रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। तो क्या है, इफ द नंबर ऑफ एजेस ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज n, देन फाइंड आउट द लाइन ऑफ सिमेट्रीज। अगर उसमें n भुजाएं हैं तो उसके आधार पर आपको लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में मुझे बताना है, कितनी उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। सममिति भुजाएं जानते हो ना, सममिति रेखाएं कौन सी होती हैं, जो किसी भी किसी भी बहुभुज को बीच से क्रॉस होती हुई चली जाएं और आप जब उसको ओवरलैप करें तो पूरा आकृति 2 भागों में टूट जाए।
तो जल्दी से चलो मैं आपको बता देता हूँ, ये है आपका त्रिभुज, समबाहुभुज है तो ये समबाहु त्रिभुज होगा। और समबाहु त्रिभुज में कितनी होती हैं सममिति रेखाएं? 1 2 और 3। तो 3 भुजाएं थी, 3 सममिति हैं। चलो वर्ग की बात करते हैं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, वर्ग में भुजाएं होती है 4 और चारों बराबर होती हैं। इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और 2 डायगोनल। तो 4 इसमें आती हैं, याद रहेगा। तो आपने क्या देखा, जितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी उस बहुभुज में उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, जितनी नंबर ऑफ एजेस होंगी उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। तो अगर किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या 3 है तो लाइन ऑफ सिमेट्री भी 3। किसी बहुभुज में नंबर ऑफ एजेस 4 है तो लाइन ऑफ सिमेट्री भी 4। अगर किसी बहुभुज में संख्या n है तो उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी क्या होंगी, दैट इज n। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ूं, एक और सवाल लिया जाए फिर तो। वन मोर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। किसी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल 144 डिग्री है। तो आपको बताना है कि जवाब क्या होगा। उसमें नंबर ऑफ साइड, किसी बहुभुज का एक अंतः, ओ माय गॉड थोड़ा सा क्वेश्चन अटपटा हो गया ये। ओके, किसी बहुभुज में अंतः कोण एक ये है 144 डिग्री। इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताओ कितनी है, ठीक है ना। ओके, an angle of a polygon is 144 degree, find out the number of side of polygon। देखते हैं क्या जवाब मिलता है। किसी बहुभुज के अंतः एक अंतः कोण कितना है, 144 डिग्री। तो शायद आपको याद होगा कि अगर किसी बहुभुज का देखिए दो तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1 फॉर्मूला होता है n माइनस का 2 इंटू 180 टोटल अंतः कोणों का योग होता है अपॉन n। करेंगे तो आपको 8 कोण मिल जाएगा, यानी टोटल सम जो होता है वो कितना होता है, n माइनस 2 इंटू 180। ये टोटल सम है, उसमें अगर आप नंबर ऑफ एजेस का डिवाइड कर देंगे तो एक एंगल मिल जाएगा। तो आपने कहा ओके सॉल्व कर लेते हैं। तो 180 n माइनस का 360 बराबर 144 इंटू n। अब n तो पता नहीं है मुझे, तो इसको इधर भेज दें। आपने कहा ओके 180 n माइनस का 144 n इज इक्वल टू 360। तो 36 बचा ना, 36 n बराबर 360 और n बराबर 360 बटा 36। नंबर ऑफ एजेस 10। क्लियर है, बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। तो ये याद रखिएगा, किसी भी बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का टोटल n माइनस 2 इंटू 180 होता है। अगर आप उस पूरे योग में नंबर ऑफ साइड्स नंबर ऑफ एजेस का डिवाइड करते हैं तो आपको एक एंगल का वैल्यू मिल जाता है, क्योंकि बहुभुज में सभी कोण और सभी भुजाएं इक्वल होती हैं। तो इक्वलिटी का रूल यहाँ फॉलो होता है। बहुत ही अच्छा जवाब था आपका। तो एक और सवाल की तरफ कदम बढ़ाते हैं। 1 लीटर जूस का डब्बा घनाभाकार आकृति का है और उसका आधार वर्गाकार है, जिसकी माप 8 इंटू 8 सेंटीमीटर है। डब्बे में जूस की गहराई किसके अधिक समीप है? 1 लीटर जूस का डब्बा है जो घनाभाकार आकृति का है, उसका आधार जो है वो वर्गाकार है, जिसकी माप 8 गुना 8 सेंटीमीटर है। डब्बे में जूस की गहराई किसके अधिक समीप होगी? The 1 liter juice box is cubic shaped and its base is square, measuring 8 into 8 centimeter. The depth of the juice in the box will be closer to what? B। क्वेश्चन नंबर भी मेंशन कर दो जिससे कि मुझे पता लग जाए कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो देखो सवाल बड़ा आसान है। अब टोटल वॉल्यूम डब्बे का कितना है? 1 लीटर। 1 लीटर क्या है? वॉल्यूम है। और 1 लीटर में क्योंकि माप सेंटीमीटर में है तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ठीक है। 10 गुना 10 गुना 10 की माप बन जाती है। उसने बोला ये 10,000 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 लीटर किसके बराबर हुआ? 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। तो उस टोटल डब्बे का जो वॉल्यूम है वो कितना है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। और किसी भी डब्बा जब घनाभाकार आकृति का है तो क्या होता है?
L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको L और B तो पता है क्योंकि 8 इंटू 8 सेंटीमीटर दिया वर्गाकार में आपका बेस है, तो ये कितना हुआ 8 इंटू H इज इक्वल टू 1000। तो H इज इक्वल टू 100 अपॉन 64। तो 8 से काटे तो 125 बार जाएगा, और 8 से काटे तो 8 एकम 8, 4 45, 8 पंजे 40, 8 छह 48, लगभग 16। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बी नहीं है। सवाल को समझ लो, ये इस तरह के पेपर में प्रश्न आ चुके हैं, तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन क्वेश्चंस, देन डू दीज क्वेश्चंस। दीज क्वेश्चन विल हेल्प यू आउट अगर आप इसको सही से समझेंगे तो। एक और सवाल इजी है, एक और सवाल की बात करते हैं और देखते हैं वन मोर क्वेश्चन फॉर योर रेफरेंस इज हियर। समझ में आया? बस मेन टास्क था कि 1 लीटर जूस का डब्बा, घना बगा डब्बा, तो 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं आपको पता होना चाहिए था। आपने कहा 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, आपका जवाब आ गया। पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची है। इसमें 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा गया है। टंकी का कितना भाग खाली है? वाटर टैंक इज 11 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर वाइड एंड 9 मीटर हाइट. It is filled with water up to height of 6 meter. How much tank is empty? Okay, let's see. एक टंकी है जिसकी माप आपके सामने दी हुई है, इसमें 6 मीटर तक पानी भरा हुआ है, तो कितना भाग खाली है टंकी का, बस ये बताना था। तो इसको दो तरीके से सवाल को कर सकते थे। आज भाई जब उसमें पानी भरोगे तो 11 मीटर लंबी है, 10 मीटर चौड़ी और 6 मीटर 9 मीटर ऊंची है। अब 9 मीटर में से 6 मीटर तक पानी भरा हुआ है, तो खाली भाग कितना? भाई 9 मीटर का ऊंचाई है उस टंकी का, उसमें 6 मीटर तक पानी भरा है, तो खाली भाग कितना? 9 में से 6 का 3, 3 मीटर खाली है। कितने में से? 9 में से, तो 1/3 इसका आंसर आ गया। कितना आसान था, आप ऐसे कर सकते थे। अदरवाइज इसको ऐसे भी कर सकते थे कि टोटल टंकी का वॉल्यूम कितना है, आपने कहा 11 लंबाई 10 चौड़ाई ऊंचाई होगी 9, तो कितना हुआ 11 ना 99, 990। अब दूसरे वाले अकॉर्डिंग 6 मीटर तक पानी है, तो 11 गुणा 10 गुणा 6, अब हो गया 660। खाली भाग कितना? इतना पानी भरा हुआ, इतना टोटल टैंक की कैपेसिटी है 330। अब 330 लीटर पानी उसमें हो रहा है, खाली भाग पड़ा है, टोटल कितना? 990। आप काटेंगे तब भी 1/3 आएगा। तो आप इसको सीधा यहाँ से भी कर सकते थे, 9 मीटर और क्योंकि लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है इसलिए। गुड इवनिंग क्रिश, क्लियर है? ये बात समझ में आ गई सब लोगों को? मुझे तो लगता है कि समझ में आ गई होगी पक्का पक्का। वेरी गुड, समझ में आ गया, बहुत अच्छा लगा। पढ़ते हैं आगे, एक और सवाल की बात करते हैं और देखते हैं वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस, कैसे कर सकते हैं इस प्रश्न के जवाब को। ओके, वेरी गुड, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस। ये रहा आपके स्क्रीन पर, बी इज द राइट ऑप्शन। 100 माइनस 300 का 20% का 40% किसके बराबर है? 20% ऑफ 100 माइनस 300 इज इक्वल टू व्हाट? यहाँ जवाब क्या मिलता है? सवाल तो आसान से लग रहा है देखने में, बाकी तो आप बताएंगे आपको क्या समझ में आ रहा है। तो भाई उम्मीद से भरा सवाल है, और गलती के चांसेस कम करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बाकी आपकी जिम्मेदारी है, आप जैसा चाहें वैसा दे सकते हैं। समझो, सवाल बड़ा कूल है, इजी है, समझने की कोशिश करना। हम गलती क्या कर देते हैं सवाल में, जो मैं आपको बता दूं, जो मेन गलती होती है वो क्या होती है? 100 माइनस 300 का 20%, तो हम पहले क्या करते हैं? 100 में से 300 घटा देते हैं, तो हम करते हैं 200 का 20%, उसका 40%, ऐसे करते हैं, जो कि गलत है। बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग ये गलत है, क्योंकि बोर्ड मास का रूल पहले माइनस नहीं करता, पहले का की के को सॉल्व करता है ना? तो पहले वो का की के को सॉल्व करता है। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, हम बहुत जल्दबाजी में गलती कर देते हैं कि 100 माइनस 200, 300, 200, 200 का 20% हुआ 40, 40 का 40% निकाल दो 64 आ गया, जो गलत है। ऐसे नहीं करना, समझो। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है, सबसे पहले आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 300 का 20% निकालना है। तो 100 माइनस 300 का 20% का मतलब कितना होता है? 20/100, यानी 1/5 लिख दो।
अब इसका 20 पर 40%, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो कितना हुआ 60, तो 100 माइनस का 60 यानी 40 का 40%, 40/100। तो राइट ऑप्शन इज 16, ऑप्शन नंबर सी। गलती मत कर देना, आगे ध्यान रखना इस बात का, कभी आप गलती कर बैठे तो गलती नहीं करनी है। क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। मेरा लैपटॉप ही हैंग हो गया। ओके, आसान था, आपने इजीली मैनेज कर लिया इसको, कोई समस्या तो नहीं हुई आपको? ओके, एक मिनट रुकिएगा। एक मिनट रुकिएगा। ओके, नाउ इट्स डन। नॉट वर्किंग, ओह माय गॉड, व्हाट हैपेंड? एक मिनट रुकिएगा, ये लैपटॉप शायद कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, इट्स हैंग राइट नाउ, इट्स नॉट वर्किंग। मेरा पेन, हाँ चल गया चल गया चल गया, माफ कीजिएगा, इट्स वर्क, इट्स वर्किंग। ओके, तो राइट ऑप्शन था 60। क्लियर है, इट्स वर्क नाउ, इट्स वर्किंग। ओके, आगे बढ़े, अब एक सवाल और ले लें आपके सामने, या आज के सिलसिले को यहीं समाप्त करें? तो आज के सिलसिले को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे बात करेंगे अब नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि आप ही का सेशन है। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द सेशन। अब इसी तरह के और बेहतरीन सवालों को लेकर के मैं आपसे फिर रूबरू हूं कल इसी समय, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।